इस वीडियो में हम देखेंगे डबल फिलर्स से आधारित कुछ 14-15 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। जानेंगे कैसे इनको करना है, क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और क्या डबल फिलर्स को सॉल्व करने के लिए आपके सामने महत्वपूर्ण स्किल्स होनी चाहिए जिसके द्वारा ही आप डबल फिलर्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन सारी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये IBPS PO 2017 का डे 1 है और ये डे 1 की दूसरी वीडियो है। यहाँ पे आज हम देखेंगे इंग्लिश के सेक्शन से डबल फिलर्स। आपको पता है कि जो इंग्लिश का सेक्शन होता है उसमें डबल फिलर्स से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, प्री में भी आ सकते हैं और मेंस में तो यहाँ पे आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो डबल फिलर्स यहाँ पे हम देखेंगे कैसे इनको सॉल्व करते हैं, क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए और जो क्वेश्चंस हैं इनको भी आप देखिएगा। ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं कैट लेवल के आपके क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखेंगे हम इनको। तो डबल फिलर, जैसा आपको पता है कि डबल फिलर में होता क्या है कि यहाँ पे आपके सामने जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, एक जगह खाली रहती है और वहाँ पे आपको मोस्ट सुटेबल वर्ड फिल करना होता है। मोस्ट सुटेबल का मतलब क्या होगा? हो सकता है दो वर्ड या दो शब्द आपको ऐसे मिले इंग्लिश के जिनकी मीनिंग लगभग सेम हो, लेकिन कई जगह पे जो मीनिंग होती है लगभग सेम होने के बाद भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे उनका प्रयोग जो है अलग अलग होता है। तो आपको इसलिए यहाँ पे मोस्ट सुटेबल वर्ड यहाँ पे लिखा जाता है कि आपको वो फिल करना है। तो डबल फिलर्स को फिल करने से पहले आपको दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात क्या है? पहली बात तो ये है कि आपकी जो वोकैब है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब वोकैबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको वहाँ पे जो शब्द लिखे गए हैं उनके अर्थ पता हों कि वो शब्द क्या अर्थ रखते हैं, तभी आप आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर आपको अर्थ ही नहीं पता है शब्दों के तो आपको जो आता होगा उसी के हिसाब से फिल करेंगे और हो सकता है जो आपको आता हो वो मोस्ट सूटेड ना हो, तो उस हिसाब से आपका गलत हो जाएगा। तो वोकैबलरी आपको काफ़ी इंप्रूव करनी होगी। और इंप्रूव होगी कैसे? जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं 14-15 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो उसके हिसाब से देखिए तो आपकी लगभग 25 से 30 वोकैबलरी यहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़िए, वहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं उनको देखिए, नोट करिए। और वोकैबलरी की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, यहाँ तक कि जो आपकी वर्ड पावर मेड इजी है उसके भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स बना रखे हैं। लगभग पूरी बुक ख़त्म है, शायद एक आध पार्ट मिसिंग है जिसको हम नेक्स्ट कवर कर लेंगे। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं रूट वर्ड्स क्या होते हैं हर एक शब्द का, तो बहुत आसान होगा करना। अब सिर्फ ये बोलने वाला काम नहीं कि आपको वोकैब इंप्रूव करनी है और उसके लिए कोई जादू मंत्र होगा जिसको बता देंगे और वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। आपको मेहनत करनी होगी, खुद से पढ़ना होगा। हम अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं और ज़्यादातर प्रयास आपको खुद करना होगा वोकैबलरी इंप्रूव करने के लिए। और दूसरा, डबल फिलर्स के लिए क्या ट्रिक है इसको सॉल्व करने की? दूसरा है कि आप जो थीम है उसको समझने का प्रयास करें। मतलब जो यहाँ पे शब्द लिखा गया, पूरा सेंटेंस लिखा जा रहा है, वो क्या कहना चाहता है। एक दो वर्ड अगर मिसिंग भी होते हैं फिर भी हम और जो पूरे सेंटेंसेस हैं उनसे समझ जाते हैं कि ये जो आपका सेंटेंस है क्या कन्वे करना चाह रहा है, क्या मैसेज बता रहा है, थीम क्या है इसकी। तो थीम के अकॉर्डिंग ही आपको शब्दों को रखना होगा, जो वर्ड वहाँ पे मिसिंग है उनको पुट करना होगा। तो थीम आपको सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे थीम समझ लीजिए, फिर उसके बाद आसान हो जाता है आपके लिए डबल फिलर्स को करना। तो ये दो काम अगर आप करके रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है डबल फिलर्स को सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं। क्या है? रेनू शॉ नो इन द एक्सरसाइजेज दैट हैड बीन सेट फॉर हर एंड वर्कड एट देम इन मैनर। कोई रेनू नाम की लड़की है जिसके लिए एक्सरसाइजेज जो सेट की गई थी उसको उसमें कुछ नहीं दिखा, इसलिए उसने किस मैनर में उन एक्सरसाइजेज पे काम किया। ये आपका पूरा सेंटेंस है। तो मतलब एक्सरसाइजेज के बारे में बात की जा रही है और जो रेनू है उसको उसमें क्या नहीं दिखता है इसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम ऑप्शंस पे लेके चलें कि पहला ऑप्शन क्या बताता है, रेनू सॉ नो रीज़न। तो अगर उसको कोई रीज़न नहीं दिखता है, चलिए ठीक है कि उसको जो एक्सरसाइजेज उसके लिए सेट की गई थी उसको नहीं लगता कि रीज़नेबल है, उसके करने के हिसाब से हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो शब्द है क्या है? एंड वर्कड एट देम इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अच्छा बताइए, अगर आपके सामने अगर कोई चीज़ रखी जाती है, कुछ भी आपको उसमें कोई रीज़न नहीं दिखता है, आपको बेतुकी लगती हो चीज़, तो आप उस पर कैसे काम करते हैं? खुद ही सोच के देखिए। तो आप उसमें एकदम बेमन के काम करेंगे, एकदम बेढंगा काम करेंगे। आप कहेंगे बस खाना पूर्ति करना है, ऑर्गेनाइज मैनर में तो काम करेंगे नहीं। तो एकदम कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं दोनों ही ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका गलत है।
दूसरा पढ़ते हैं क्या है, लिखा गया रेनू सॉ नो पॉइंट, कि उसको कोई पॉइंट नहीं दिखा। सेम बात है कि उसको उसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिखा जो एक्सरसाइज उसके लिए सेट की गई थी, या हो सकता है उसका कुछ और करने का मन रहा हो या किसी और एम को लेकर के वो एक्सरसाइजेज कर रही हो, लेकिन उसके लिए जो एक्सरसाइजेज सेट की गई उसको लगता है कि उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या बताता है, डेजर्ट्री, कि एंड वर्क एट देम इन डेजर्ट्री मैनर। डेजर्ट्री का मतलब क्या होता है, बेढंगा या बेतुका कह लीजिए। तो एकदम ये सही होता है, जैसा कि हमने पहले वाले में डिस्कस किया था कि अगर उसको कोई पॉइंट नहीं दिखता है तो उस पर कैसे काम करेगी, एकदम डेजर्ट्री मतलब एकदम बेढंगे तरीके से, असंगत तरीके से काम करेगी। कोई भी उसको ऐसा नहीं होगा कि अभी इसको सही से करना है, सही से पोस्चर होने चाहिए, वरना उसको भी नुकसान पहुंच सकता है या फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, एकदम बेढंगे तरीके से काम करेगी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपको सही दिख रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि सारे ऑप्शन आप चेक नहीं करिए, आप देख लीजिए सारे ऑप्शंस भी, हो सकता है इससे भी कुछ मोस्ट सूटेड आपको यहाँ पे मिल जाए। फिर क्या है, रेनू सॉ नो स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ जैसी जो चीज़ें होती हैं उनको आप देख करके ऐसे नहीं बता सकते हैं किसी चीज़ में स्ट्रेंथ है कि नहीं, उसको आपको फील करना होता है। तो पहली बात है यहीं से आपका गलत हो जाता है, इसको आप आगे नहीं ले जा सकते। फिर कह रहे हैं कि रेनू सॉ नो मीनिंग। नो मीनिंग मतलब उसको कोई उसमें अर्थ नहीं दिखा जो उसके लिए एक्सरसाइजेस तय की गई थी, तो उस पर वो कैसे काम करेगी, ड्यूटीफुल वे में नहीं, तो ये भी आपका गलत। फिर क्या है, नेक्स्ट है कि उसको कोई सेंस नहीं दिखा उन एक्सरसाइजेज में, तो इसलिए वो कैसे उस पर काम करेगी, पेनफुल नहीं। अगर उसको कोई सेंस नहीं दिखाए तो पेनफुल वे में कोई काम थोड़ी ना करेगा। मैं आपसे अगर कह दूं कि जैसे अगर आपको कह दूं कि आपको बैंक के लिए तैयारी करनी है, तो बैंक के लिए तैयारी करने के लिए आपको ट्रैग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा आप डीप में मेंसुरेशन पढ़ना पड़ेगा, और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। तो आप अगर मैं ये सारी बातें बताऊंगा तो आपको क्या इसमें कोई सेंस दिखेगा, नहीं दिखेगा। जब आपको सेंस नहीं दिखेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा आप मेहनत नहीं करेंगे। अब मैं कह भी दूँ, बहुत कड़ाई से आपसे पालन भी करवाऊँ, तो आप क्या करेंगे, एकदम खाना पूर्ति करेंगे, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करेंगे। तो पेनफुल यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या है, गलत है। तो ये आपका ऑप्शन ये वाला भी गलत हो गया। तो बी वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। क्यों सही है ये भी हमने देखा है, सिर्फ ये नहीं बता दिया है कि अच्छा बी वाला ऑप्शन सही है बस इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। बाकी के जो ऑप्शन हैं वो गलत क्यों हैं ये भी यहाँ पे बताया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना आपको, कि जो सही है वो सही तो है ही, लेकिन जो गलत है वो गलत क्यों है, इसको भी आप समझ के रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है इफ़ मैनकाइंड हैज़ टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग इट मस्ट फिर डैश एंड डेलिबरेटली रेनाउंस द फ्रूट ऑफ डैश एंड विरलिंग टेक्नोलॉजी। कह रहे हैं कि अगर जो मैनकाइंड है, मतलब जो मानव जाति है, अगर उसको लंबे समय तक बने रहना है, सर्वाइव करना है, तो उसको कह रहे हैं कि इट मस्ट, और पहला यहाँ पे खाली स्थान है, एंड डेलिबरेटली रिनाउंस द फ्रूट ऑफ। रिनाउंस का मतलब क्या, त्यागना। वैसे तो कहते हैं राज त्याग करना, लेकिन रिनाउंस के यहाँ पे मतलब त्यागना होगा। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर। क्या जानबूझकर त्यागना होगा, फ्रूट्स ऑफ डैश एंड विरलिंग टेक्नोलॉजी। जो यहाँ पे हमने जो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसका हम यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रदूषण और सारी चीज़ें हम झेल रहे हैं, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। तो इसको हमको रिनाउंस करना होगा। तो यहाँ पे एक डैश और एक डैश यहाँ है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे चलूँ तो पहला क्या है, ऑप्शन कहता है विलफुली, कि मैनकाइंड को विलफुली मतलब अपनी इच्छा से, और डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका सही हो, क्योंकि कोई गलत अर्थ तो है नहीं कि अपनी इच्छा से ही हमको त्यागना होगा। कोई ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आएगा सारी टेक्नोलॉजी ख़त्म करके जाएगा। हमको अगर ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आते हैं तो हमको खुद से ही त्यागना होगा। और डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर, मतलब कुछ चीज़ों में हमको फ़ायदा लगता भी है फिर भी हमको उनको त्यागना पड़ेगा। एंड रिनाउंस द फ्रूट ऑफ वाइल्ड एंड विरलिंग टेक्नोलॉजी। वाइल्ड एंड विरलिंग ये शब्द आपका काफ़ी प्रचलित है, अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोज वगैरह पढ़ी हो तो आपको ये वाइल्ड एंड विरलिंग शब्द आपको एक जगह लिखे हुए मिल जाते हैं। तो वाइल्ड एंड विरलिंग टेक्नोलॉजी का मतलब यही होगा कि जो एकदम से कह लीजिए बहुत ही बेकार टेक्नोलॉजी, जिसके लिए जो हमारे लिए बिल्कुल भी लाभदायक यहाँ पे नहीं, बल्कि लाभ कम उसके नुकसान ज़्यादा हैं, तो इसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है मुझे कुछ हद तक सही लगता है, दोनों ऑप्शंस फिट हो रहे हैं, ऐसा नहीं गलत है। दूसरा अगर ऑप्शन हम देखते हैं क्या है, इट मस्ट ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी पूर्वक, चलिए ठीक है। एंड डेलिबरेटली मतलब कि ईमानदारी पूर्वक और जानबूझकर हमको इसके त्यागना होगा, किसको, रिनाउंस द फ्रूट ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड विरलिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल एंड विरलिंग टेक्नोलॉजी जो आपका वर्ड यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पे जो शब्द है वाइल्ड एंड विरलिंग, ये तो आपका लगभग सही है, जैसा मैंने बताया काफ़ी प्रचलित शब्द है, अगर आपने प्रोज वगैरह पढ़ी होगी तो आपको ये देखने को मिला होगा। तो ये जो आपका शब्द है यहीं से आपका गलत होता है, तो इसको आप गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंसियरली एंड लेबर, फ्रूट्स ऑफ
यहाँ पे आप देखिए तो लिखा हुआ है लेबर, तो आप पहले वाले को अगर छोड़ भी दीजिए, सही आपको थोड़ा बहुत लग रहा है, जो दूसरा ऑप्शन है उसको देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमको क्या करना पड़ेगा, डेलिबरेटली रिनाउंस द फ्रूट ऑफ लेबर एंड विलिंग टेक्नोलॉजी। लेबर एंड विलिंग टेक्नोलॉजी आपका गलत शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिवली, कि इट मस्ट इफेक्टिवली एंड डेलिबरेटली रेनाउंस द फ्रूट ऑफ स्लाइडिंग एंड विलिंग टेक्नोलॉजी। स्लाइडिंग शब्द का प्रयोग भी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, नोइंगली, मतलब जान करके, फिर डेलिबरेटली, जानबूझ करके, दोनों ही शब्द लगभग आपके सिनोनिम्स हैं, तो आप यहाँ से गलत कर सकते हैं। दूसरा शब्द भी इसका देखिए क्या है, इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है कि अबाउट टू हैपन, या फिर कोई चीज़ अगर एकदम सामने ही आ जाए, एकदम किसी के सर पे सवार हो जाना, तो उसके लिए आपका इम्पेंडिंग वर्ड का यूज़ होता है। तो टेक्नोलॉजी के लिए ये शब्द आप इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत होगा। तो अगर हम थीम से समझ लेते हैं, थीम हमारी क्या कहना चाहती है टेक्नोलॉजी के बारे में, उसको टेक्नोलॉजी के लिए एक निगेटिव शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर आप अगर कोई भी पॉजिटिव शब्द या उससे अलग, जैसे लेबर हो गया, स्लाइडिंग हो गया, तो ये शब्द अब अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी ये आपका शब्द जो पूरा सेंस है ये सही से बैठेगा नहीं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यहाँ पे पहले ही खाली स्थान है, लिखा हुआ है द जनरल हैड बीन टोल्ड बाय द फील्ड स्टाफ दैट कंटिन्यूइंग वॉरफेयर वुड बी फिर डैश टू हिज सोल्जर्स, ही इंसिस्टेड ऑन डिप्लॉइंग मोर बैटल टैंक्स। मतलब यहाँ पे युद्ध की बात हो रही है कि जो जनरल हैं उनको फील्ड स्टाफ ने बताया, मतलब जो फील्ड में लड़ाई लड़ रहे लोग होंगे उनमें से किसी ने बताया कि अगर ये वॉर इसी तरह कंटिन्यू होती रही तो ये क्या होगा, एज सोल्जर्स के लिए क्या होगा, वहाँ पे डैश है कि ये सोल्जर्स के लिए ऐसा साबित होगी, कैसा वो भी हम देखेंगे। ही इंसिस्टेड का मतलब जनरल के बारे में बात हो रही है कि ऑन डिप्लॉइंग मोर बैटल टैंक्स, कि उन्होंने और ज़्यादा बैटल टैंक्स डिप्लॉय करने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया, ठीक है, ताकि और बैटल टैंक्स यहाँ पे लाई जाएँ। तो अगर ऑप्शंस पे हम चलते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, ऑल्दो। ऑल्दो का प्रयोग कहाँ पे होता है, ऑल्दो का प्रयोग शुरुआत में होता है, खैर ठीक है। ऑल्दो का प्रयोग हम करते हैं जब हम कभी देखें कि वहाँ पे अपोजिशन हो रहा हो। अपोजिशन का मतलब बात एक हो और दूसरी बात उसको अपोज कर रही हो, तो यह वहाँ पे हम ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑल्दो का प्रयोग करें कि ऑल्दो द जनरल हैड बीन टोल्ड बाय द फील्ड स्टाफ दैट कंटिन्यूइंग वॉरफेयर वुड बी, और इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, डेट्रीमेंटल टू हिज सोल्जर्स, ही इंसिस्टेड ऑन डिप्लॉइंग मोर बैटल टैंक्स। देखिए अगर देखें तो एकदम सही बैठता है, क्यों, सिर्फ ऐसे बोलने में नहीं, शब्द का अर्थ क्या होगा कि ऑल्दो का मतलब यद्यपि कि जनरल जो भी था वहाँ का युद्ध में, उसको बताया गया फील्ड स्टाफ के द्वारा कि अगर आप ये बैटल कंटिन्यू करते हैं इस तरीके से तो ये आपके सोल्जर्स के लिए कैसी साबित होगी, डेट्रीमेंटल, मतलब क्या होता है, घातक या फिर कह लीजिए जानलेवा, ठीक है, साबित हो सकती है सोल्जर्स के लिए। लेकिन ये बात जानते हुए भी यहाँ पे देखिए अपोजिशन हो रहा है कि नहीं, कि घातक हो सकती है, फिर भी ही इंसिस्टेड ऑन डिप्लॉइंग मोर बैटल टैंक्स, मतलब ये जानते हुए भी उसने और ज़्यादा बैटल टैंक्स को डिप्लॉय करने में, मतलब युद्ध में उतारने पे जोर दिया। तो यहाँ पे आप ए वाला जो ये दोनों ऑप्शंस हैं सही हो रहे हैं, तो आप इसको टिक कर लीजिए, बाकी को चेक कर लीजिए। फिर क्या है, कहता है बिकॉज कारण के लिए आता है कि बिकॉज द जनरल हैड बीन टोल्ड बाय द फील्ड स्टाफ दैट कंटिन्यूइंग वॉरफेयर वुड बी इंस्ट्रूमेंटल। तो इंस्ट्रूमेंटल का प्रयोग यहाँ पे किया गया, जो कि एक गलत शब्द है। सोल्जर्स के लिए इंस्ट्रूमेंटल का प्रयोग करेंगे तो ये कोई भी सेंस नहीं रखता है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे ही कट कर सकते हैं। सी वाले ऑप्शन में भी देखिए क्या है, ऑल्दो। तो ऑल्दो तो समझ में आ गया यहाँ से कि यद्यपि कि जनरल को ऐसा ऐसा बताया गया कि कंटिन्यूइंग वॉरफेयर वुड बी फॉर्मिडेबल टू हिज सोल्जर्स, ही इंसिस्टेड ऑन डिप्लॉइंग मोर बैटल टैंक्स। अब देखिए ये वाला जो सी वाला शब्द है ये भी आपका सही, मतलब दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, भययुक्त, ठीक है, भययुक्त, काफ़ी डरावना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मिडेबल का, कि यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा भययुक्त होगा। लेकिन अगर इन दोनों में अगर आप देखिए डेट्रीमेंटल और फॉर्मिडेबल में, तो जो ए वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा मजबूत है। क्यों, क्योंकि अगर आप सोल्जर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मिडेबल शब्द का प्रयोग आप नहीं करते हैं। यहाँ पे लड़ाई की बात हो रही है, वॉर तो हो रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, टेरर एक्टिविटी हो रही है जिसके लिए भय या उसका माहौल बना है। यहाँ पे लड़ाई चल रही है और लड़ाई के दौरान जो वहाँ पे लड़ाई हो रही होती है वो हमेशा घातक सिद्ध होती है, जानलेवा सिद्ध होती है, भययुक्त नहीं होती है, ठीक है। भययुक्त का मतलब क्या कि पहले आप डरेंगे फिर लड़ेंगे, ऐसा तो होता नहीं सोल्जर्स के लिए। तो ये आपका जो सी वाला है यहाँ से गलत हो जाता है। डी वाला देखिए क्या है, बिकॉज लिखा गया है पहले कि बिकॉज ऐसा बताया गया है तो वॉरफेयर वुड बी इमीडिएट टू हिज सोल्जर्स, नहीं, ये आपका गलत हो गया।
आप देखिए कि बिकॉज जनरल को इसलिए बताया गया कि जो ये वॉरफेयर है वुड बी इमीडिएट टू हिज सोल्जर्स, ही इंस्टेटेड ऑन डिप्लॉइंग मोर बैटल टैंक्स। तो ये आपका जो शब्द का अर्थ है वही आपका प्रॉपर निकल के नहीं आता, क्या कहना चाह रहा है आप समझ नहीं पाएंगे। और यहाँ पे देखिए बिकॉज के साथ यहाँ पे इंक्रीमेंटल किया गया है कि वॉरफेयर जो सोल्जर्स के लिए इंक्रीमेंटल साबित हो सकती है, मतलब लाभदायक साबित हो सकती है। ऐसा तो होता नहीं है, वॉर चाहे जीते कोई भी, सोल्जर्स के लिए कोई भी वॉर आपकी इंक्रीमेंटल साबित नहीं होती। ऐसा नहीं कि वहाँ पे उनको कोई जीवन दान मिलने जा रहा है, ठीक है। तो ई वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तो ए और सी में थोड़ी सी यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी, डिफ़िकल्टी हो सकती थी, लेकिन अगर आपको प्रॉपर शब्दों का नॉलेज है कि अर्थ क्या निकलता है हर एक शब्द का, कहाँ क्या प्रयोग कर सकते हैं और थीम आप समझ गए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ए वाला आपका क्या है, मोस्ट सूटेड है। तो इसी को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड आपका यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि मोस्ट जर्नलिस्ट राइटिंग कुड डू विथ डैश ऑफ पैराग्राफ टू मेक द प्रोज मोर फ्री डैश। यानी कि जो ज़्यादातर जो जर्नलिस्टिक राइटिंग होती है उसमें क्या होता है, पैराग्राफ के साथ कुछ किया जाता है। क्या किया जाता है वो भी देखेंगे। टू मेक द प्रोज, जिससे जो लिखा गया है वो क्या बन जाए, मोर। अब मोर क्या बन जाए, अधिक, पढ़ने युक्त बन जाए, समझने युक्त बन जाए, या फिर फेंकने युक्त बन जाए, क्या अभी हम देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि मोस्ट जर्नलिस्ट राइटिंग को डू विथ सप्रेशन ऑफ पैराग्राफ टू मेक द प्रोज मोर लेजिबल। सप्रेशन ऑफ पैराग्राफ का मतलब क्या हो गया कि पैराग्राफ को, सप्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को दबाना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पैराग्राफ की बात की जा रही है, राइटिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप सप्रेस नहीं कर सकते हैं पैराग्राफ को। सप्रेस करने का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आपका लिखा गया है ये पूरा सेंटेंस, मान लीजिए 24 फॉन्ट्स में है, पॉइंट्स में है, तो इसको सप्रेस करने का मतलब इसको, इसके फॉन्ट्स को मैं छोटा कर दूं तो ये आपका 12 फॉन्ट में हो जाएगा। तो उससे क्या वो बहुत पढ़ने युक्त हो जाएगा, नहीं। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है यहाँ पे, ऑप्शन क्या है, रिमूवल ऑफ पैराग्राफ। कि अगर पैराग्राफ को रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, आर्गुमेंटेटिव। कि अगर आप पैराग्राफ को रिमूव कर देंगे तो पैराग्राफ आर्गुमेंटेटिव कैसे बन जाएगा, ये आपको समझने का यहाँ पे समझ में आता है कि जर्नलिस्टिक राइटिंग में अगर आप पैराग्राफ को रिमूव कर देंगे, पैराग्राफ को डिलीट कर देंगे कुछ, तो वो आर्गुमेंटेटिव बन जाएगा। तो उससे हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आर्गुमेंटेटिव का मतलब क्या है कि वहाँ पे बहस युक्त बन जाएगा, मतलब जो उसका अर्थ है सुस्पष्ट होकर नहीं निकल पाएगा। तो इस ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि अगर वो कोई कुछ करे या राइटिंग लिखे तो उसका कोई अर्थ ही ना समझ पाए, या फिर वहाँ पे जो लिखा गई बात है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन हो, एम्बिगुइटी यहाँ पे हो जाए, तो ऐसा नहीं चाहेगा। बी वाला गलत। सी वाला देखते हैं कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ऑफ पैराग्राफ, और ये क्या है, एब्स्ट्रूस। सिंप्लीफिकेशन ऑफ पैराग्राफ, अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं पैराग्राफ, मतलब बहुत जटिल अगर कोई चीज़ें लिखी गई हैं तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दें, तो उससे तो जो प्रोज होगा और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लेजिबल हो जाएगा। लेजिबल क्या, बहुत ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रूस का प्रयोग किया गया। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जटिल, या फिर कह दीजिए कि एकदम समझने योग्य ही नहीं रह जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें और यहाँ पे एब्स्ट्रूस का प्रयोग करें, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ में है। तो सी वाला भी आपका गलत है। डी वाला देखते हैं क्या है कि कुड डू विथ डिलीशन ऑफ पैराग्राफ। डिलीशन का मतलब क्या है कि कुछ पैराग्राफ्स को डिलीट कर देना, मतलब 2-4 लाइन को डिलीट कर देना पैराग्राफ में। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो प्रोज है वो क्या हो जाएगा, सक्सेंट हो जाएगा। सक्सेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त। मतलब पैराग्राफ मान लीजिए आपका 400 वर्ड का था, आपने कुछ अननेसेसरी लाइंस डिलीट कर दी तो उससे वो 300 वर्ड का हो जाएगा, 250 वर्ड का हो जाएगा। तो अगर आप देखिए ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि अगर आप पैराग्राफ को डिलीट करेंगे तो उससे पैराग्राफ क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। तो जर्नलिस्टिक राइटिंग में क्या होता है कि पैराग्राफ्स को हम बहुत ज़्यादा, उसको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके लिखेंगे, उसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर हो सके। मतलब पैराग्राफ का जो सेंस है वो भी बना रहे और बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें भी आपको ना पढ़नी पड़े। तो डी वाला ऑप्शन आपके लिए सही हो सकता है। ई वाला ऑप्शन देखिए क्या है, एग्जेम्प्लीफिकेशन, और यहाँ पे क्या है, इनकोहेरेंट। एग्जेम्प्लीफिकेशन का मतलब पैराग्राफ के साथ, मतलब एग्जेम्प्लीफिकेशन कि एग्जाम्पल्स को जोड़ देना पैराग्राफ के साथ साथ, मतलब कुछ भी लिखा हुआ है तो एज एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीज़ों को जोड़ देना। तो अगर आप ऐसा जोड़ते हैं या एग्जाम्पल देते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी पैराग्राफ या आर्टिकल को लेकर के, तो उससे उसको समझना और आसान हो जाता है। जबकि यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है, एकदम ठीक इसी का अपोजिट है, इनकोहेरेंट। जैसे यहाँ पे लिखा गया था, इनकोहेरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एकदम जटिल हो जाएगा, उसको समझना गूढ़ हो जाएगा, नहीं समझ पाएंगे, या फिर कह लीजिए असंगत हो जाएगा उसको समझना। तो अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उससे तो और चीज़ें आसान होनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी वाला। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द टेलीविजन सीरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई एंड
डैश स्टोरी लाइन एंड प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स। टेलीविज़न सीरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे बनाए जाते हैं, उनकी स्टोरी लाइन कैसी होती है। तो आप ही सोचिए, किसी भी टेलीविज़न के सीरियल को ले लीजिए, उनकी स्टोरी लाइन कैसी होती है। तो अगर आप देखिए पहले वाले ऑप्शन को कि अनएंडिंग, अनएंडिंग का मतलब क्या, ख़त्म नहीं हो। आपने देखा है कि कोई सीरियल आसानी से ख़त्म हो गया हो आज तक? कभी नहीं। कोई भी मेन कैरेक्टर होगा, फिर उनके बेटे होंगे, फिर उनकी बेटी होंगी, उनके बेटे के बेटे होंगे, बेटी की बेटी होंगी, मतलब इतना ज़्यादा उसमें प्लॉट पे प्लॉट बनाते चले जाते हैं, ऐसा लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इतनी ज़्यादा कहानी शुरू करेंगे किसी अनपढ़ आदमी को लेकर के, फिर उसको ऐसे बना देंगे, कहीं से कहीं पहुंचा देंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब जिस सेंस को लेकर के नाटक पहले शुरुआत हुई थी वो सेंस तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नाटक आपका सीरियल चलता रहेगा। तो यही होता है अनएंडिंग स्टोरी। तो ये तो पहला वाला तो यहाँ पे फिट बैठता है भाई कि यहाँ पे अनएंडिंग स्टोरी होती है। फिर क्या है, स्टोरी एंड कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट एंड सब प्लॉट। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है कि कन्वर्टेड का मतलब ऐसे समझिए कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स जोड़े जाते रहते हैं, तभी तो अनएंडिंग होगा। मतलब समझ ही नहीं आएगा कौन किसका बेटा है, कौन किसका बेटी है, सब एक दूसरे में मिले रहते हैं, उसी में कहानी पे कहानी बनती रहती है। तो यही कुछ होता है टेलीविज़न सीरियल्स में। तो पहला वाला दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो आप इनको टिक कर सकते हैं ए वाले को, ठीक है। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। स्टोरी लाइन कैसी होती है, इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल मतलब बचकानी, तो बचकानी स्टोरी लाइन तो होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो सिंपल यहाँ पे प्लॉट्स होते हैं। तो एक आपके अगर जनरल सेंस भी काम करता है तो आसानी से समझ सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। फिर बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्टोरी लाइन होती है। यूनिफॉर्म स्टोरी लाइन होती है क्या किसी भी टेलीविजन सीरियल की? नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, मतलब सब कुछ आसानी से जैसा हो रहा है चलता ही जा रहा है, नहीं। यूनिफॉर्म स्टोरी लाइन नहीं होती है किसी की भी। और वहाँ पे हाँ, इमोशनल प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स को तो आप कह सकते हैं कि सही है, इन सेंस इमोशनल तो बहुत होते हैं, रोना धोना ही लगा रहता है, तो ठीक है। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म वाला शब्द है ये इसके लिए क्या है, गलत है। यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब एक समान कोई स्टोरी नहीं होती, बहुत सारी स्टोरीज एक साथ चलती रहती हैं वहाँ पे। डी वाला ऑप्शन देखिए क्या है, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है? एक्सटेम्पोर का मतलब हम लेते हैं स्पीच से लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई भाषण देना है, स्पीच देनी है, तो वहाँ पे हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेम्पोर का मतलब बिना सोच विचार के। जैसे अगर आप कहीं किसी प्रोग्राम में शामिल होते हैं और आपको अचानक से ही बुला लिया जाए, आप तैयार भी नहीं उसके लिए कि आपको बोलना है वहाँ पे, आपको अचानक से स्टेज पे बुला लिया जाए कि आप 2 शब्द यहाँ पे बोलेंगे, तो उस समय आप जो भी बोलेंगे, जो 5-10 सेकंड का आपको समय मिला या 1-2 मिनट का समय मिला, उसमें आप जो भी सोच के बोलेंगे वो क्या कहलाएगी, एक्सटेम्पोर स्पीच आपकी कहलाएगी। तो कोई भी टेलीविजन सीरियल आपका एक्सटेम्पोर तो होता नहीं है, काफ़ी उसको लिखा जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है, कहानी पे कहानी बनाई जाती है, एक्सटेम्पोर नहीं होता है, तो यहीं से आपका गलत हो जाता है। फिर पांचवा देखिए क्या है, इरेटिक। इरेटिक का मतलब क्या होता है? इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, ठीक है। कि यहाँ पे जो टेलीविजन सीरियल्स होते हैं उनकी स्टोरी कैसी होती है, अनियमित होती है। तो अनियमित तो स्टोरी लाइन यहाँ पे नहीं होती है, कुछ नियमित स्टोरी लाइन के साथ, मतलब यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे इरेटिक स्टोरी लाइन एक सेंस भी यहाँ पे नहीं बनता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर सीरियल की बात की जाती है आने की, तो हम कह सकते थे इरेटिक, तो गलत कर सकते थे। वैसे पहला शब्द इसका गलत हो जाता है कि इरेटिक स्टोरी लाइन से यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनता है, तो आप इसको काट सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी सिंपल सा था। नेक्स्ट बात करते हैं, मदर टेरेसा वॉज डैश अबाउट हर अचीवमेंट्स एंड अनविलिंग टू देम बिफोर एनीवन। मदर टेरेसा के बारे में बात हो रही है, आप मेरे ख्याल से जानती होंगे मदर टेरेसा के बारे में, कि वो मदर टेरेसा के अचीवमेंट के बारे में बात हो रही है कि उनको अपने अचीवमेंट के बारे में कुछ पता था, नहीं पता था, और एंड अनविलिंग मतलब अनिच्छुक होती थी, देम बिफोर एनीवन, किसी और के सामने अनिच्छुक होती थी। अनिच्छुक क्या होंगी? बताने में, सुनने में, कहने में, बोलने में, वो आगे हम देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, मदर टेरेसा वॉज मॉडेस्ट अबाउट हर अचीवमेंट। मॉडेस्ट का मतलब क्या, कि कह सकते हैं बिना दिखावे के, उनके अंदर मॉडेस्ट होने का मतलब कोई दिखावा नहीं उनके ऊपर, जो भी अचीवमेंट्स थी उनकी। तो ये वाला शब्द यहाँ पे सही हो सकता है कि मदर टेरेसा के बारे में आप लोग जानते होंगे, समझ सकते होंगे कि उनके अंदर कोई ऐसा दिखावा नहीं था उनके अचीवमेंट को लेकर के। तो मॉडेस्ट अबाउट हर अचीवमेंट एंड अनविलिंग टू डिस्कस देम बिफोर एनीवन, कि और किसी के सामने वो डिस्कस करने में वो क्या रहती थी, अनिच्छुक रहती थी। अनिच्छुक का मतलब कि उनकी कोई इच्छा नहीं होती थी कि वो अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको औरों के सामने प्रस्तुत करें। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मदर टेरेसा वॉज प्राउड अबाउट हर अचीवमेंट एंड अनविलिंग टू प्रमोट देम बिफोर एनीवन। तो मदर टेरेसा के बारे में अगर आप जानते होंगे तो उन्होंने कभी भी अपने अचीवमेंट के बारे में बात नहीं की है, प्राउड फील नहीं किया, ना तो उनको ऐसा लगा कि वो कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। हमेशा वो मॉडेस्ट ही रही। मॉडेस्ट का मतलब ऐसा नहीं था कि वो किसी के ऊपर एहसान कर रही थी, वो दिखा रही थी कि हाँ मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है।
फिर क्या है अनश्योर, कि मदर टेरेसा को अपने अचीवमेंट के बारे में पता ही नहीं था, अनश्योर थी। तो ऐसा नहीं था, मदर टेरेसा को अगर वो अनश्योर होती तो आगे काम करती ही नहीं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अगर मुझे यही नहीं पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं आगे काम ही क्यों करूँगा। ठीक है, तो ये आपका शब्द यहाँ पे जो लिखा गया है यही आपका पहला वाला शब्द ही गलत है, तो इसको आप कट कर सकते। नेक्स्ट देखिए क्या है इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट का मतलब क्या, अज्ञानी। तो मदर टेरेसा क्या अज्ञानी थी अपनी अचीवमेंट के बारे में, तो ये भी आपका क्या है गलत है। ई वाला ऑप्शन कहता है इमॉडेस्ट थी अपनी अचीवमेंट को लेकर के, तो ऐसा तो है नहीं, इमॉडेस्ट थी, बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट थी। उन्होंने कभी भी उसको बोस्ट नहीं किया कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद कर रही हूँ, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द इंस्ट्रक्शन मैनुअल दैट केम विद द कंप्यूटर इज नो मास्टरपीस ऑफ प्रोज बिकॉज इट्स इंस्ट्रक्शंस आर सो दैट वी स्टिल डू नॉट नो हाउ टू सेट अप द कंप्यूटर। तो अगर आप यहाँ पे इसका थीम समझते हैं, किसी कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन मैनुअल के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे उसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वो कोई किसी मतलब बहुत अच्छे तरीके से लिखा नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे बिकॉज इट्स इंस्ट्रक्शंस आर सो, और यहाँ पे डैश है दैट वी स्टिल डू नॉट नो हाउ टू सेटअप द कंप्यूटर। मतलब इंस्ट्रक्शन मैनुअल होने के बावजूद भी वो अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि कैसे इस कंप्यूटर को सेटअप किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, द इंस्ट्रक्शन मैनुअल दैट कैम विथ मास्टरपीस दैट कैम विथ द कंप्यूटर इज नो मास्टरपीस ऑफ क्लियर प्रोज। मतलब क्लियर प्रोज का मतलब साफ साफ नहीं लिखा गया है उसमें जो भी बातें हैं, बिकॉज इट्स इंस्ट्रक्शंस आर सो गार्बेल्ड। गार्बेल्ड का मतलब क्या होता है, गार्बेल्ड का मतलब विकृत कह सकते हैं, हिंदी में शब्द होता है विकृत, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हौच पौच सा, मतलब कुछ भी सही तरीके से या सही ढंग से वहाँ पे बताया ना गया हो तो गार्बेल्ड होता है। एंड यहाँ पे गार्बेल्ड अगर आप रखेंगे तो आपका ये जो सेंटेंस है सही होगा कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल पहली बात तो क्लियर नहीं है, दूसरी बात बहुत गार्बेल्ड है, गार्बेल्ड होने की वजह से ही वो अभी तक कंप्यूटर को सेटअप नहीं कर पाए हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। बी वाला ऑप्शन देखिए क्या है कि कंप्यूटर का जो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इज़ नो मास्टरपीस ऑफ वैल्यूएबल प्रोज। ठीक है, हम कह सकते हैं वैल्यूएबल प्रोज नहीं है। फिर यहाँ पे बता रहे बिकॉज इट्स इंस्ट्रक्शंस आर सो इंटेलिजेंट। अब बताइए इंस्ट्रक्शंस अगर सो इंटेलिजेंट होंगे तो आप कैसे सेटअप नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर, तो आप यही समझ सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे ये जो कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इज नो मास्टरपीस ऑफ वर्थलेस प्रोज। यहाँ पे बात की जा रही है कि ये क्या है, वर्थलेस प्रोज है, इस तरह का ये मास्टरपीस नहीं है। और यहाँ पे बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर सो क्लियर, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। फिर क्या है कि नो मास्टरपीस ऑफ कन्फ्यूज्ड प्रोज, कि यहाँ पे तो बात ही उल्टी कर दी जा रही है, कह रहे हैं कि मतलब ये कन्फ्यूज प्रोज नहीं है, उसका मास्टरपीस नहीं, मतलब सबको सही सही लिखा गया बिकॉज इस इंस्ट्रक्शंस आर सो वेरीड। तो यहाँ पे दूसरा वाला तो सही है, लेकिन पहला वाला जो शब्द है ये आपका क्या है, गलत है। कि अगर ये आपका इंस्ट्रक्शन मैनुअल इतना कन्फ्यूज नहीं होता, सबको सही होता, तो ये वेरीड इतना नहीं होता, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं होती, तो ये गलत है। ई वाला देखिए क्या है, इज़ नो मास्टरपीस ऑफ वर्थ, ठीक है, इस योग्य नहीं है। एंड इट्स इंस्ट्रक्शंस आर सो मफर्ड दैट वी स्टिल, अगर आप यहाँ पे शब्द मफर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो मफर्ड का मतलब क्या होगा, मफल्ड के अपने बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे इसका कई बार अर्थ होता है लपेटा हुआ, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं कि सही से नहीं हैं, तो एकदम क्लियर मीनिंग तो नहीं देगा मफल्ड, जैसा कि गार्बेल्ड यहाँ पे दे रहा था। तो ई वाला जो आपका सही हो सकता था, लेकिन ए वाला आपका मोस्ट सूटेड है, तो यही आपका सही होगा, ई वाला सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। एक मेरे ख्याल से और मैं यहाँ पर शब्द ये वाला लेता हूँ, उसके बाद और भी इसमें शब्द हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो वो शब्द जो हैं बाकी के जो यहाँ पे डबल फिलर्स हैं उनको हम नेक्स्ट वाले में या नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, वरना आप भी बोर हो जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा लंबा वीडियो अगर बन जाएगा तो। देखते हैं क्या है, द प्रोफेसर्स एट लखनऊ यूनिवर्सिटी हैव अ परमानेंट डैश ऑन देयर पोजिशन एंड डू नॉट हैव टू लुक फॉर मोर सिक्योर डैश। यहाँ पे किसी भी प्रोफेसर के बारे में बात हो रही है, यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है जिसको क्या मिला हुआ है, परमानेंट ऑन देयर पोजीशन, मतलब उनको क्या मिला हुआ परमानेंट। तो यहाँ पे आप अगर देखिए फिक्सचर, तो
आप अगर किसी भी पोजीशन के बारे में बात करें तो मतलब किसी भी पद पे बने रहने की बात करें और वहाँ पे परमानेंट ऐसे या परमानेंट कह दें या फिर टेम्परेरी कह दें, तो वहाँ पे बात होती है टेन्योर की। ये तो बहुत कॉमन सा शब्द है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। किसी भी व्यक्ति के पद पे बने रहने की बात होती है, समय की बात हो, परमानेंट या फिर टेम्परेरी, तो टेन्योर शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसा कि बी में किया गया है। तो ए वाले को तो आप छोड़िए ही, बी वाले को देखिए। अब बी वाले पे देखिए क्या आता है, टेन्योर आ रहा है कि उनको परमानेंट टेन्योर मिल गया है, इस वजह से उनको और किसी भी सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की तलाश अब नहीं है, मतलब वो अब नहीं देखेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट शब्द भी आपका क्या है, सही है, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही है। सी वाले ऑप्शन को देखिए, परमानेंट सिक्योरिटी ऑन देयर पोजीशन, नहीं, सिक्योरिटी नहीं होगा, मतलब परमानेंट सिक्योरिटी, परमानेंट हो गया तो यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं रहती है। सी वाला ऑप्शन गलत। परमानेंट राइट, यहाँ पे किसी राइट के बारे में बात नहीं हो रही, उनके पोजीशन को लेकर के यहाँ पे क्या बात होगी कि उनको हमेशा के लिए रख लिया गया है, इसलिए अब उनको किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं होगी। डी वाला गलत। परमानेंट आई ऑन देयर पोजीशन, डू नॉट लुक फॉर मोर, ये तो आपका सेंसलेस है। ई वाला तो आप गलत कर सकते हैं। तो बी वाला ही ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सही होता है, इसी को आप टिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये आखिरी शब्द था इसमें का। अभी इसमें और सारे शब्द हैं, और सारे यहाँ पे इसके मैंने बनाए थे 14-15 इसके डबल फिलर्स लेके रखे थे, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। धीरे धीरे करके सीखते हैं, तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको फिर से 7-8 और करा दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा वोकेबलरी भी आपकी इंप्रूव होगी और समझ में आएगा कैसे इनको करना है, ताकि आप एकदम सही सारे जो ऑप्शंस हैं उनको टिक कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करके और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया है, जिससे मैं इस तरह की और वीडियोस आपके सामने ला सकूं और इसी तरीके से मैं पूरे डिटेल में आपके सामने यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकूं हर एक शब्द का मतलब। हो सकता है थोड़ी बहुत वीडियो लंबी जरूर हो जाए, लेकिन आपको अच्छे से हर एक शब्द का मतलब समझ में आएगा, उसका सेंस समझ में आएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपनी तरफ से आप शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। और आपने अभी तक अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको जो भी वीडियोस मैं डालूंगा दिन में 1-2 उन सब की अपडेट मिलती रहेगी, जिससे आपकी अगर कोई वीडियो छूट भी जाती है, आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर लीजिएगा। जो भी वीडियो मैं डालूंगा आप डे वाइज देख सकते हैं कि आज मैंने कौन कौन सी वीडियोस डाली हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो IBPS PO की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।